आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी के पीवाईक्यू से रिलेटेड, जिसमें हमने अभी तक 5 सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देख रखा था। किस तरीके से वहां पर उनके कॉन्सेप्ट के साथ हम एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे थे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन है आर एंड एस एनेंटियोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफर इन। देखो सबसे पहले यहां पर अगर मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं तो इस सवाल में सबसे पहला शब्द आ रहा है आपके पास एनेंटियोमर और उसके बाद आपके पास आ रहा है आर एंड एस। तो आपको यहां पर ये तो अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आर और एस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स ही होते हैं एक तरीके से, वहां पर जो उनको हम बोल रहे होते हैं। और एनेंटियोमर्स कैसे हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, थोड़ी सी अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो यहां पर ये कहानी चल रही है थोड़ी सी आइसोमर्स से रिलेटेड। अगर मैं आइसोमर्स से रिलेटेड बात करता हूं तो आइसोमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सबसे पहले आपके पास होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक आपके पास होता है स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का ये पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है और ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं आपका स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड है, जहां पर आप 2 तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ते हो। एक जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है उसको हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर, और एक आपके पास होता है कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर। और कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल में भी ये जो आपके पास सवाल है एनेंटियोमर का, ये कॉन्फिगरेशनल का है, जहां पर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक तो आपके पास होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक तो आपके पास होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक आपके पास होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इसमें भी आपके पास ये जो सवाल है ऑप्टिकल आइसोमर्स रिलेटेड है, जहां पर आप बातें कर रहे होते हो एनेंटियोमर्स से रिलेटेड। तो अगर आपको एनेंटियोमर्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको ये पता था कि आइसोमर क्या होता है। आपको अच्छे से पता है आइसोमर्स वो सभी कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, जिसकी वजह से हम उनको आपस में क्या कह रहे हैं, आइसोमर कह रहे हैं। और आइसोमर की डेफिनेशन के बाद फिर आती है स्टीरियो आइसोमर्स। देखो इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, लेकिन इस वाले केस में यहां पर क्या होता है, आपके पास कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। और कनेक्टिविटी डिफरेंट ही आपके पास किसको अराइज करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर को अराइज करते हैं। इसलिए यहां से आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहा जाता है। वहीं पर अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करता हूं तो यहां पर कनेक्टिविटी सेम होती है। इंपॉर्टेंट बात सबसे पहली यही है, यहां पर कनेक्टिविटी सेम होती है और इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहां पर एक ओरिएंटेशन शब्द आ चुका है और इस ओरिएंटेशन शब्द पर ही पूरी की पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी क्या है, डिपेंड है। अब इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कॉन्फिगरेशनल और एक है कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल वो होते हैं जिनको आपस में इंटरकन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग के द्वारा ही किया जा सकता है, और कॉन्फर्मेशनल वो होते हैं जिनको आपस में इंटरकन्वर्ट बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के भी किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है ऑप्टिकल आइसोमर्स वाली। यदि आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा यहां पर इस वाले केस में एनेंटियोमर्स के लिए इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती हैं, एक्सेप्ट इनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर जो कि डिफरेंट होता है। मतलब यदि आपके पास 2 एनेंटियोमर्स हैं तो एक एनेंटियोमर अगर इस तरीके से उस पीपीएल लाइट को रोटेट कर रहा है तो दूसरा जो एनेंटियोमर होगा वो कुछ इस तरीके से, इसको हम कह देते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन और इसको हम कह देते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। याद करो कि एक सैंपल होता था, उस सैंपल से जब हम एक अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास करते थे पीपीएल लाइट से, तो पीपीएल लाइट के अराउंड वहां पे क्या आता था, डेविएशन आती थी, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर अगर मैं अब सवाल देखता हूं, देयर सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट, ये तो डिफर हो ही नहीं सकती, यहां पर सॉल्युबिलिटी डिफर हो ही नहीं सकती, दोनों ही एनेंटियोमर्स की सॉल्युबिलिटी सेम रहने वाली है, देयर मेल्टिंग पॉइंट वो भी सेम रहने वाले हैं, ये भी डिफर नहीं हो सकते। फिर तीसरा क्या है, देयर ऑप्टिकल रोटेशन, हाँ ये चेंज हो जाएगा। मतलब यदि आपके पास एनेंटियोमर आर एंड एस है
R एंड S है, अगर ये आपके पास क्लॉकवाइज में रोटेशन दिखा रहा है तो ये आपके पास पक्की बात है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन ही दिखाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि R ही क्लॉकवाइज तरीके से ये ऐसे दिखाएगा, लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो जस्ट दूसरा एनेंटियोमर जो उसके अपोजिट होगा वह एंटी क्लॉकवाइज में दिखा रहा होगा। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, नंबर 3, और नन वाला तो ऑप्शन ही यहां पर नहीं दिखना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, एनेंटियोमर्स की जगह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी ला सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स भी ला सकते हैं, कॉन्फिगरेशन भी ला सकते हैं, कॉन्फॉर्मेशन भी ला सकते हैं, और थोड़े बहुत ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है ब्यूट2 इन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। देखो सबसे पहले आपको ब्यूट2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3, ये आपके पास ब्यूट2 है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का सीधा सा मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आपसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहा है कि जो ब्यूट2 है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। रीजन आपके सामने ये दिए हैं, लेकिन इससे पहले देखने से पहले अपने एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। मैंने बोला था कि यदि जब भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करोगे, तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। जो भी स्टूडेंट्स मेरे ऐप पर जुड़े हैं उनको मैंने इसी तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम समझाया था आइसोमरिज्म के अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी बात थी कि जो आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बोनेटेड एटम है या फिर रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम है, रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम है, उनके पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो किसी भी कंपाउंड को यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो ये दो कंडीशंस तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो आइए अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। रोटेशन अबाउट कार्बन 2 कार्बन 3 डबल बॉन्ड, तो यहां पर रोटेशन शब्द ही बोल दिया है तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। रोटेशन होना ही नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए जिसके लॉन्ग वे रोटेशन ही ना दिखा पाए। उसके बाद रोटेशन अराउंड कार्बन 3 कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड, ये भी गलत हो जाएगा। रोटेशन की बात की जा रही है, फिर रोटेशन अराउंड कार्बन 2 कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और फिर देखो ये शब्द है जिसको मैं ढूंढ रहा था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। अरे जब भी डबल बॉन्ड होती है तो उसके अलोंग ही क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग कोई भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता क्योंकि वो आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, इसीलिए यहां पर रोटेशन शब्द लिखा है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल समझ में आया? सबसे पहले सवाल पढ़ा करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करो, फिर जाके ऑप्शन चेक किया करो, और जौन सा ऑप्शन सही लगे, जो ज्यादा सही लगे, हमेशा वही आपका एक करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। देखो यहां पर दो लोगों की बातें हो रही हैं। एक तो आपके पास क्या है, फिनॉल। तो सबसे पहले आप फिनॉल के स्ट्रक्चर को बना लो। फिनॉल आपके पास कुछ इस तरीके से है, ये होता है फिनॉल। और एक आपके पास क्या है, एथेनॉल, है ना। एथेनॉल भी आप एकदम अच्छे से जानते होंगे, CH3 CH2 और यहां पर OH, ये है फेनॉल और ये है एथेनॉल। अब आपसे क्या बोला, आयनाइजेशन कांस्टेंट इज हायर, मतलब कहने का मतलब ये है, आयनाइजेशन कांस्टेंट के फंडे को समझो। आयनाइजेशन कांस्टेंट कहने का मतलब है कि यदि जब हम यहां पर इसको डिसोसिएट करते हैं पानी के अंदर, आयनाइजेशन कांस्टेंट की अगर बातें हो रही हैं तो यहां पर आ जाएगा O- और यहां पर आ जाएगा इस तरीके से H+। वैसे ही इसको भी अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 CH2O- और यहां पर आ जाएगा H+। ठीक है, तो यहां पर जो आप ये कर रहे हो इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, और क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है तो इसी की तरफ से जो आ जाएगा यहां पर हम बोल सकते हैं कि I कर दो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट कर दो एक समय के लिए। ठीक है, इसके लिए K2 कर दो, इसके लिए K1 कर दो। ठीक है, K1 K2 कर दो। तो यहां पर सवाल ही कहा गया है, पहले ही बता दिया गया है कि K1 की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, K2 से होती है। अब इसका रीजन पूछा है, तो देखो ऑप्शन पढ़ने से पहले खुद का एक कॉन्सेप्ट लगाओ, खुद का एक दिमाग लगाओ। सबसे पहले द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। तो दोनों का आपने आयनाइजेशन करवाया, आयनाइजेशन से आपके पास ये दोनों कॉन्जुगेट बेस मिले। अब आप देखो जरा ध्यान से, तो यहां पर आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहां पर जो आया है ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन आया है, और यहां पर जो आया है ये आपके पास इथॉक्साइड आयन आया है। अगर आप फिनॉक्साइड आयन को देखोगे तो फिनॉक्साइड आयन कैसा है, देखो O- इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वहीं पर इथॉक्साइड आयन में किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखती है, इसलिए आयनेशन कांस्टेंट भी ज्यादा रहा होगा। तो अब अगर हम दोनों ही चीजों को समझने के बाद ऑप्शंस पे आते हैं तो क्या क्या ऑप्शन कह रहा है, फिनॉक्साइड आयन इज बल्कियर देन इथॉक्साइड, इसका कोई सेंस ही नहीं है, बल्कियर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर देन इथॉक्साइड, तो स्ट्रॉन्गर किस सेंस में है, आगे बताया क्या गया है, तो यहां पर भी ये नहीं हो सकता आंसर। फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहा है यार, फिनॉक्साइड आयन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड में यहां पर K1 ज्यादा होगा और K2 कम होगा। लास्ट क्या है, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। डीलोकलाइजेशन बोले तो रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात ही हो रही है, पढ़ाया था मैंने यार आप लोगों को, रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। तो अगर यहां से ये बन रहा है, यहां से इसका आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कारण है इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, जो कि इसको डीलोकलाइजेशन के थ्रू मिल रही है, जबकि इथॉक्साइड आयन में किसी भी प्रकार की कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से। तो यहां पर हमारे 3 सवाल होते हैं इस सेशन के। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन। आप पहले ही देख के बोलोगे सर इतना आसान सवाल भी आता है क्या sp और sp2 के बारे में। तो देखो सबसे पहले आपको अगर मैं एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी दे देता हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत ही सिंपल सी जानकारी ये है, यदि आपके पास 2, 3 और 4, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, सिग्मा बॉन्ड हो, तो 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 का मतलब 3 का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि कहीं पर किसी एटम पर लोन पेयर है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू को आप कैलकुलेट किया करोगे, लेकिन हम कार्बन की बातें कर रहे हैं, तो कार्बन के लिए लोन पेयर तो कुछ नाम की चीज होती नहीं है, सिर्फ ये होती है, तो इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो आपको ये अजीबो गरीबो नाम दिए गए हैं। देखो नाम कैसे कैसे हैं, एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन। तो देखो यहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो आना चाहिए ड्राइव्ड नेमिंग का। आप सभी लोगों ने आईयूपैक नेमिंग पढ़ा होगा और खुश हो रहे हो कि चलो आईयूपैक नेमिंग से क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे, लेकिन सवाल किसका आ रहा है, ड्राइव्ड नेमिंग का आ रहा है। तो याद करो मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ड्राइव्ड नेमिंग भी पढ़ाई है, कॉमन नेमिंग भी पढ़ाई है, और आईयूपैक नेमिंग तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी ही है। तो ड्राइव्ड नेमिंग क्या होती है, कोई एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल से कुछ हटाओ और कुछ लगाओ तो ड्राइव्ड बन जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं HC, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H, इसका नाम होता है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल होता है। अगर मैं क्या करूं, इससे एक H हटाऊं, ध्यान से सुनना, इससे एक H हटाऊं और इस H की जगह अगर मैं यहां पर CH3 लगा दूं तो देखना क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3। अब इसका नाम बन जाएगा, ये होता है मिथाइल, तो नाम आ जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल एसिटिलीन। ऐसे ही और कौन कौन से हैं, मिथाइल एसिटिलीन हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, यहां पर 2 H हटा दूं और 2 CH3 लगा दूं तो पक्की बात है यहां पर भी CH3 आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर CH3 आ जाएगा। मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, ये आ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है, एक यहां पर ग्रुप है एक यहां पर ग्रुप है, तो डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। अब क्या है फाइनली, अब आपके पास एक है H हटाया और यहां पर बोला है विनाइल एसिटिलीन, तो आपको पता होना चाहिए विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर होगा, ये यहां पे कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर खाली वैलेंसी। तो अब आप क्या करोगे इस वाले केस में, इसका H हटाओ एक, तो यहां पर देखो एक H हटाते हैं हम, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H, ये आ जाएगा आपके पास विनाइल एसिटिलीन। तो दिस इज द गेम ऑफ ड्राइव्ड नेमिंग, जो कि आपको जब ड्राइव्ड नेमिंग आती होगी तभी आप कर पाओगे, वरना ये इतना इजी सा क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे। तो इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी नहीं कि रिएक्शंस ही आनी चाहिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंडामेंटल पार्ट है जो मैं करवा
करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन के माध्यम से, ये भी बहुत बेहतरीन आना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। अब आपसे बोला क्या गया है, इसको जरा ध्यान से देखना। बोला ये गया है कि बताइए sp एंड sp2 हाइब्रिडेशन किसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एसिटिलीन दिया है, तो देखो इसमें तो ये भी sp है और ये भी sp है। क्या इसमें sp sp2 है? नहीं है, सिर्फ sp है। इस वाले केस में ये भी sp है और ये भी sp है और ये आपके पास sp3 है। ये हो नहीं सकता, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इस वाले केस में sp3 है, ये sp है, ये sp है ये, और ये sp3 है। अभी भी sp2 नहीं आया, तो ये भी नहीं है। इस वाले केस में देखो ये आपके पास sp2 है, ये आपके पास sp2 है और ये आपके पास sp है और ये sp है। तो देखो इस वाले केस में आपके पास क्या है, sp sp2 है। और देखो एग्जामिनर ऐसे नहीं होते, बहुत चालाक होते हैं। विनाइल एसिटिलीन ही के अंदर sp sp2 था, तो जिसको विनाइल एसिटिलीन के बारे में पता होगा, विनाइल ग्रुप के बारे में पता होगा, ड्राइव्ड नेमिंग के बारे में पता होगा, वही ये सवाल कर पाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यूपीपीजीटी 2002 में पूछा गया है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया होगा, सब सीक्वेंस में एग्जाम में आ रखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से, मजा आ रहा है एकदम अच्छे से चीजों को समझने में। जो जो सिखाया है वही चीजें आपको एज इट इज दिख रही होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अरे भाई ये सवाल तो अब मैं नहीं बता रहा आपको, जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था। मैंने बोला एक सवाल यहाँ दिखेगा, ऐसे ही आपको नेक्स्ट ईयर में तो 2-3 बार अभी और दिखने वाला है। तो बताओ इस सवाल को कैसे अप्रोच करोगे। अगर आपको टॉटोमेरिज्म की बात करनी है तो याद करो मैंने क्या बताया था कि यदि आपके पास कोई X डबल बॉन्ड Y ग्रुप है, उसके बगल में कोई कार्बन है और वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस पर एक H तो होना ही चाहिए, जिसको हम कहते थे इनोलाइजेबल H। अगर किसी पर इनोलाइजेबल H है, इसका मतलब समझ जाइएगा वह टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और यदि इनोलाइजेबल H नहीं है तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आइए पहले वाले की बात करते हैं। पहला वाला आपको क्या कह रहा है, CH3, यहां पर CH2 और यहां पर है आपके पास NO2। तो देखो जरा ध्यान से, इस वाले ग्रुप को जरा ध्यान से देखो, यहां पर X डबल बॉन्ड Y sp3 और बगल में इनोलाइजेबल H, तो इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। आपको वो आंसर चाहिए जो कि टॉटोमेरिज्म शो ना करे, लेकिन ये तो टॉटोमेरिज्म शो करता ही है। वहीं पर अगर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, तो अगला सवाल देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं CH3, यहां पर लिख देता हूं CH3, यहां पर लिख देता हूं CH3, और फिर आपके पास क्या है NO, N डबल बॉन्ड O। अब बताओ फिर से देखो, X डबल बॉन्ड Y, यहां पर कार्बन, लेकिन यहां पर इस कार्बन पर कोई भी H नहीं है, या फिर मैं यूं कह लूं यहां पर कोई भी इनोलाइजेबल H नहीं है। अगर ये इनोलाइजेबल H नहीं रखता है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहीं पर टॉटोमेरिज्म शो नहीं होने वाला। इस बात को बस अच्छे से आप समझ लो कि आपको हमेशा X डबल बॉन्ड Y ग्रुप ढूंढना है, उसके एडजेसेंट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ढूंढना है, और उस पर एक H लगा होना चाहिए, जिसको मैं इनोलाइजेबल H का थप्पा लगाता हूं, और वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं। देखो इस वाले केस में तो COCH3, बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिख जा रहा है, C डबल बॉन्ड O के भी, यहां पे भी देखो C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर इस तरीके से यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो C और D नहीं हो सकते, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल थे, मैं हर सेशन में सिर्फ 5 सवाल ही इसलिए ले रहा हूं ताकि आप जो भी चीजें देखो, जितने भी सवाल देखो, वो आपके दिमाग में सीधे घुस जाने चाहिए अच्छे से कि हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सारी बातें होती हैं। इन सब बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।